हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज से जो हमारी सीटेट की सीडीपी की जो है प्रैक्टिस सेट सीरीज यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। और जो हम इस प्रैक्टिस सेट में जो है एक एक टॉपिक को जो है धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। और हमारी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है वो लगातार चलती रहेगी। और हम हमारी जो थ्योरी की क्लास बची हुई है वो भी आपको बीच बीच में देखने को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है इसको स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। देखिए, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा है, मतलब कि एक छात्र आधारित छात्र केंद्रित कक्षा कक्ष है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, एक छात्र केंद्रित कक्षा होती है और एक शिक्षक केंद्रित कक्षा होती है। तो दोनों में से हमें शिक्षा केंद्र की बात पूछी है, उसमें अध्यापिका को क्या करना है। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। देखिए, जब भी मुकाबला करने की बात आती है, किसी के लिए एक दूसरे के कंपैरिजन तुलना करने की बात आती है, तो वो यहाँ पर जो है बच्चों के साथ में नहीं करनी है, अगर वो कक्षा शिक्षा केंद्रित हो चाहे छात्र केंद्रित हो। लेकिन यहाँ पे शिक्षार्थी केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित कक्षा की बात कही है, तो कंपैरिजन तुलना नहीं करनी है, बच्चों को ग्रेड प्रदर्शित नहीं करना, मुकाबला हेतु प्रोत्साहित नहीं करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वे अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती हैं उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। बिल्कुल गलत बात है, दिशा निर्देश भी हम ज़्यादा नहीं देंगे, बच्चों को एक स्कैफोल्डिंग देंगे, एक तरीके का जो है अस्थायी सहारा देंगे बच्चों को। ये नहीं कि हमने जैसा कहा उसी तरीके से बच्चे प्रदर्शित करें। तो ऐसे भी बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं देने हैं कि आपको यही करना है। बच्चों को एक स्वतंत्र तरीके से सीखने देना है, खोजबीन के तरीके से सीखना है। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। देखिए, व्याख्यान पद्धति से बच्चों को पढ़ाने का प्रयोग पहले प्राचीन समय में किया जाता था। और ये व्याख्यान पद्धति जो है जो बड़ी कक्षाएं हैं उनके लिए जो है लागू होती है, छोटे बच्चों के लिए ये कक्षा लागू नहीं होती। तो ठीक है, ये कक्षा भी, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही आंसर आ गया। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने श्रम के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। मतलब कि बच्चा जो है खुद के अधिगम, खुद जो सीख रहा है उसके लिए वो खोजबीन तरीके से सीखे, पहले जो खेल खेल में उसके लिए सीखे। इस तरीके की शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा है, उसके लिए कक्ष में अध्यापिका को इस तरीके की पहल करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारे लिए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवधारणाओं का विकास प्राथमिक रूप से कैसा होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट का जो है विकास जो है किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो शारीरिक विकास का एक हिस्सा है कॉन्सेप्ट जो है, वो शारीरिक विकास का एक हिस्सा है नहीं, फिजिकल सामाजिक विकास का है, भावनात्मक विकास है, या फिर बौद्धिक विकास का है। देखिए, कॉन्सेप्ट कैसे बनती है। मान लीजिए अभी जो है आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जब आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करते हो, इसका पहले सिलेबस ढूंढते हो। जब आप इसका सिलेबस ढूंढोगे उसके बाद में आप इसके नोट्स बनाओगे, बेस्ट टीचर ढूंढोगे, बेस्ट कंटेंट खोजोगे। तो जब आपके पास में, फिर आपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लिया, अवधारणा बनाई कि इस तरीके से मुझे ये करना है, मेरा सी टेट पास हो जाएगा तो उसके बाद मैं आगे की तैयारी करूँगा, उसके बाद में मुझे गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी करूँगा तो मैं टीचर बन जाऊँगा। इस तरीके से जब आप बातें करते हो तो हमारे जो माइंड में जो कॉन्सेप्ट बनता है, जो अवधारणा बनती है, उसका विकास प्राथमिक रूप से कहाँ हुआ, हमारे माइंड में। और माइंड का संबंध किससे है, शारीरिक विकास से नहीं, फिजिकल विकास से नहीं है, सामाजिक विकास से नहीं, सोशल विकास से भी नहीं है, इमोशनल डेवलपमेंट से भी नहीं है, और बौद्धिक विकास से है। उसका माइंड का संबंध किससे, हमारे दिमाग का संबंध बौद्धिक विकास से। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होनी चाहिए। अब एक बहुभाषिक कक्षा है, बहुभाषिक कक्षा कैसी होती है जिसमें
जैसे कि एक क्षेत्रीय भाषा बोलने वाला बच्चा भी बैठा होता है, एक हिंदी बोलने वाला बच्चा भी बैठा होता है, एक इंग्लिश भाषा बोलने वाला बच्चा भी बैठा होता है, और इसमें जो है एक गांव के क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र की भाषा को बोलने वाले बच्चे जो हैं उनको समावेशी तरीके से जो है शिक्षा दी जाती है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती है, जैसे कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है? नहीं। देखिए, जब भी दो तीन क्षेत्र की अलग अलग भाषा वाले विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे तो वो एक दूसरे की भाषा को समझेंगे, एक दूसरे के जो है धर्मों का जो है विचारों को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान देंगे, तो बाधित तो नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो उनकी भाषा है वो संसाधन के रूप में कार्य करेगी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है? नहीं, चुनौती नहीं है, इसे चुनौती नहीं मानेगा शिक्षक, क्योंकि इसके लिए एक जो है शिक्षक जो है एक अवसर मानेगा। ठीक है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है? नहीं, ये भी गलत है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित नहीं करती है। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस आंसर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है? अभी मैंने आपको बताया बहुभाषी कक्षा जिसमें एक भाषा से अधिक भाषा वाले विद्यार्थी जो है इनको एक साथ शिक्षा दी जाती है समावेशी तरीके से, तो वो होती है बहुभाषी कक्षा। अब देखिए क्या तात्पर्य है, जिस कक्षा में प्रत्येक कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो। पाठ्यपुस्तक की यहाँ पर बात नहीं की गई, पाठ्यपुस्तक 2 भाषाओं में उपलब्ध हो ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर के बोली को सम्मान दिया जाता हो, घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हर एक बच्चे है उसकी जो है घर की बोली को सम्मान दिया जाए, वो बहुभाषी कक्षा होती है। मान लीजिए चाहे वो घर की भाषा में उर्दू बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले या कोई अन्य भाषा बोले, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है? गलत, बहुत सी भाषाओं का अध्यापन ऐसा नहीं कि वहाँ उसे बहुभाषी कक्षा कहेंगे। जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, शिक्षक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बच्चों की बात हो रही है, तो उनके घर की भाषा को जो सम्मान देगा उसे ही हम जो है बहुभाषी कक्षा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या है? मातृभाषा का किस तरीके से प्रभाव होता है उसके बारे में यहाँ पर हमसे पूछा है। देखिए, आंशिक रूप से होता है। जब हम भाषा सीखते हैं उसमें मातृभाषा का प्रभाव कैसे होता है? मान लीजिए आपकी मातृभाषा जो है वो है यहाँ पे हिंदी। ठीक है, आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं इससे, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं जा रहा हूँ तो हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग। तो मातृभाषा का व्याघात, व्याघात का मतलब होता है कि इसका जो है ये भाषा सीखने में कितनी बाधित करती है। तो बाधित तो ये नहीं करती, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या फिर होता है। तो मातृभाषा का व्याघात, व्याघात का मतलब है कि जब हम मातृभाषा सीखते हैं, भाषा सीखने में मातृभाषा का, जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो उसमें मातृभाषा क्या जो है उस भाषा को सीखने में बाधित करती है, तो आंशिक रूप से बाधित करती है, पूर्ण रूप से, या फिर बाधित नहीं करती या फिर वो करती है, तो वो पूछा गया है यहाँ पे। तो मातृभाषा तो क्या करेगी, नई भाषा को सीखने में हेल्प करेगी, सहायता करेगी, एक रिसोर्स का काम करेगी। तो यहाँ पे मातृभाषा का जो बाधित नहीं करती उसको सीखने में, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि में आते हैं, अतः तो भिन्न भिन्न जब भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं तो क्या करना चाहिए उनके बारे में? एक तो उनकी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए, दूसरा उसके व्यवहार है, उसके किस तरीके से उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उनके धर्म है, उन सबको जो यहाँ पर सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही मिल गया, लेकिन एक बार हम और ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता इससे एग्जैक्ट ऑप्शन ज़्यादा मिल जाए और अच्छा। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी उसकी भाषाओं को सीखें, हो सकता है कि किसी की भाषा अलग होती है, लेकिन हाँ एक रिसोर्स के रूप में जरूर काम करेगी वो भाषा। ठीक है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य, ऐसा भी नहीं है कि जब हम भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ रहे हो तो उनकी भाषा के शब्द वाक्य हों, ऐसा नहीं है।
उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। शिक्षक के लिए अनिवार्य है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं तो क्या करना चाहिए। जब अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं तो उनकी क्षेत्रीय भाषा भी अलग अलग होती है, तो उनकी भाषा को सबसे पहले प्राथमिकता बनती है कि कक्षा में उनकी भाषा को सम्मान देना चाहिए, जरूरी है। तो पहला ऑप्शन इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बच्चों यहाँ पर इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता और उपलब्धियों के सकारात्मक गहरे संबंध की जब हम बात करते हैं तो और डैश, तो साहित्यिक उपलब्धियों का, वैज्ञानिक उपलब्धियों का, व्यावसायिक उपलब्धियों का और विदत उपलब्धियों का, तो बात करते हैं जब हम इन दोनों की, तो यहाँ पर जो है साहित्यिक उपलब्धियाँ और द्विभाषिकता का गहरा संबंध पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है वो संबंध यहाँ पे समझ लीजिए। द्विभाषिकता मतलब कि दो भाषा बोलने वाला। अब अगर हम दो भाषा बोलेंगे तो दोनों भाषा को आपको साहित्य पता होता है और उन दोनों को आप तभी सीख पाते हैं जैसे कि एक बच्चा है और वो बच्चा जो है हिंदी बोलने वाला है, अगर उसे इंग्लिश भाषा सीखनी है तो वो क्या करेगा, पहले हिंदी से मातृभाषा से जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखेगा। तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले उन्हें साहित्य पढ़ना पड़ेगा, उस तरीके की साहित्यिक जो नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 8वां क्वेश्चन, बहुभाषिकता कि बहुभाषिकता क्या है। तो देखिए, बहुभाषिकता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, बिल्कुल गलत बात। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुलभ बनाती है, ऐसा होता है बहुभाषिकता। ठीक है, ये बाधित नहीं करती है। ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। हाँ, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक भी होती है। कक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही बात है, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देती है। लेकिन पूछ क्या रहा है वो देखिए, बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। तो इन दोनों ऑप्शंस की बजाय भी ये फोर्थ ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट बन रहा है, एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे रही है और क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दे रही है। इन दोनों की बातें इस फोर्थ ऑप्शन में एक ही जगह पर कह दी गई है कि बच्चों के भाषाई विकास में बढ़ावा दे रही है। तो भाषाई विकास में बढ़ावा देगी तो उसमें संज्ञानात्मक विकास भी आ गया, संज्ञान बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, नई नई भाषाओं को सीखेंगे थे, और क्षेत्रीय भाषा को भी सम्मान देने की बात कही जा रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। अब जो लोकगीत हैं, जैसे कि हर क्षेत्र के अलग अलग लोकगीत हैं, तो उन लोकगीतों को जो हम भाषा की कक्षा में स्थान क्यों देना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक स्कूलों की शिक्षा दी जा सकती है, या इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे। तो देखिए, यहाँ पे बात करेंगे, जब भी लोकगीतों को अगर हम एक दूसरे के सीखेंगे तो हम उनकी क्या करेंगे, कल्चरल नॉलेज को, उनकी, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र के बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो हम उन एक दूसरे की क्या करेंगे, लोकगीत की भाषा है, लोकगीतों की भाषा को कक्षा में अगर स्थान देंगे तो हम उनके एक दूसरे की कल्चरल नॉलेज को समझेंगे कि इधर क्या कल्चरल नॉलेज है, उनके शादी समारोह पे किस तरीके के लोकगीत गाए जाते हैं। तो उनकी जब नॉलेज बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, उनकी कल्चरल नॉलेज को सीखेंगे। और कल्चरल नॉलेज की जो बात की गई है वो फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर की गई है, क्योंकि हम उनकी संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे, तो उनकी विशेषताओं से हम यहाँ पे परिचित होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मोहिनी नाम की लड़की है, बच्ची है, जो कि हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। ठीक है, और यह शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे, अगर आप शिक्षिका हैं तो आप क्या बोलेंगे, हैंडपंप को वो चापाकल बोल रही है मोहिनी है जो बच्ची है, तो क्या करेंगे, उसे डांटेंगी कि उसने गलत शब्द प्रयोग किया। तो डांटना तो बिल्कुल ही गलत है, बच्चे को डांटोगे तो है ही नहीं, ये तो
किसी भी धारा में नहीं लिखा हुआ कि बच्चे को डांटना है, उनको दंड देना है, ये बिल्कुल मना कर दिया आरटी में, ठीक है। तो दंड तो नहीं देना है, ठीक है, तो डांटेंगे भी नहीं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल गलत। बच्चे ने जो भी कहा, चाहे उसने गलत ही कोई कार्य किया हो, उसकी तरफ ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं उसे नेग्लेक्ट कर देना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोहिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं है, हैंडपम्प है, बिल्कुल गलत है। मोहिनी को नहीं समझाएंगे, उल्टा खुद को समझाना है कि इसको चापाकल के साथ साथ में इसको हैंडपम्प ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपम्प को हम जो है चापाकल भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या होता है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो त्रिभाषा सूत्र की बात करते हैं तो हिंदी को जो है एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब आप राष्ट्रभाषा या फिर शास्त्र भाषा का नहीं दर्जा दे सकते। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा हमारी इंग्लिश है। लेकिन जो राजस्थान की जो राजभाषा है हमारी, जो राजस्थान हो चाहे जो और देश हो, उनकी जो राजभाषा की बात करें राजस्थान की, तो उसको हिंदी कहते हैं। और सीटेट में ये क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा जा चुका है। अंग्रेजी को जो एक व्यावसायिक स्तर की भाषा भी कहते हैं, व्यवसाय की भाषा भी कहते हैं इसको। और जबकि हिंदी को जो है त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में। जैसे कि आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आपको दूसरी लैंग्वेज तो इंग्लिश सीखनी है, और उसके बाद तीसरी कोई एक मॉडर्न लैंग्वेज जो आपको सीखना है। तो ये होता है त्रिभाषा सूत्र। एक तो आपकी मदर टंग होती है पहली, दूसरी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी उसके अलावा, और तीसरी एक मॉडर्न लैंग्वेज। तो त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान जो है राजभाषा के रूप में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों की घर की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए या फिर प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, उसकी बात पूछ रहे हैं। तो कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। जब एक मल्टीलैंग्वेज क्लास है तो उसमें तो जो बच्चे की घर की भाषा हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, जो कैसी भी भाषा हो, उसकी टूटी फूटी जो भी भाषा है उसकी क्षेत्रीय भाषा, उसको प्रोत्साहन देना है, उसको जो है एक रिसोर्स मानना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, गलत। सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सम्मान देना चाहिए। प्रोत्साहन देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, सीमित नहीं, लेकिन प्रोत्साहन देने के पहले हमें सम्मान देंगे उसकी भाषा को। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। पहले सम्मान देंगे उसके बाद प्रोत्साहन होगा, तो पहले सम्मान आएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। कोई एक जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्लास है और उसमें शिक्षक है ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाए। कौन सा वातावरण जो बच्चों को प्रदान करे जिससे कि बच्चा जो है अच्छी तरीके से और सरल तरीके से जो है सीख सके। तो खोज को प्रोत्साहन देना है, समावेश को हतोत्साहित करना है, आवृत्ति को बढ़ाना है, या फिर नियामक है। तो देखिए जब भी प्रोग्रेसिव शिक्षा की बात की जा रही है, प्रोग्रेसिव क्लास की बात की जाए, मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास की बात की जाए, तो जहाँ भी बच्चे की सीखने की बात आए तो बच्चे को खोजबीन के माध्यम से सिखाना है, ना कि बच्चे को हम जो है डिमोटिवेट करेंगे, ना बच्चे को हतोत्साहित करेंगे। उसकी आवृत्ति को मतलब कि उसको बार बार किसी चीज़ को दोहराना नहीं है, तो उसके लिए हम इसे खोज को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो जब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कंसेप्ट के बारे में पूछा है तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, और नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए मानक शब्द जहाँ पर भी आ जाए आपको वो ऑप्शन देखते ही काट देना है। वो ऑप्शन जो है उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता बिल्कुल। अगर आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है तो फिर हो सकता है मानक वाला, लेकिन जब भी पॉजिटिव बात कर रहा है तो मानक वाला ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पे प्रोग्रेसिव क्लास की कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है, प्रमुख है, तो कॉन्सेप्ट के बारे में स्टैंडर्डाइज जो एजुकेशन निर्देशन जो दिए गए और मूल्यांकन की बात की जा रही है वो यहाँ पे बच्चे के लिए नहीं होगी। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम भी नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, मतलब कि
बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, और प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, सबका विश्वास अलग अलग होता है, तो उसी के अनुसार जो है प्रोग्रेसिव क्लास है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में प्रमुख है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर थर्ड होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को किस तरीके से देखा जा सकता है। बच्चे हैं छोटे वयस्क के रूप में देखे जाएंगे, खाली स्लेट के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, या फिर निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। जब भी बात आए बच्चे को निष्क्रिय रखने की तो वो ऑप्शन को देखते ही काट दिया जाए, क्योंकि बच्चे को हमेशा एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है। इसी तरीके से बच्चे को छोटे वयस्क के रूप में नहीं देखेंगे हम, खाली स्लेट के कोरे कागज़ के रूप में तो कभी नहीं देखेंगे, बच्चे को कोरा कागज़ नहीं कहा सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, छोटे वयस्क के रूप में भी नहीं, बच्चे को एक्टिव रखना है, और एक्टिव रखेंगे तो वो भी खोजबीन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अब चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसकी बात की गई है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, और बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। देखिए, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन इससे जो बच्चा खुद खोज वर्क करके, खुद एक्टिव रह करके नहीं सीखेगा, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे, अगर हम बच्चों को नैतिक शिक्षा दे देंगे, खुद ही देंगे, तो वो उनमें जो अपने इंटेलेक्चुअल जो है बौद्धिक विकास उतना नहीं हो पाएगा जितना कि हम शिक्षा देखेंगे। कहते हैं ना कि ठोकर खा के इंसान ज़्यादा सीखता है, तो बच्चे को कुछ खोजबीन के माध्यम से उसको नैतिक शिक्षा दो, उसको ये नहीं उपदेश दे करके उसको नैतिक शिक्षा दो, खोजबीन करके आधारित शिक्षा दो। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा थर्ड। पूर्ण स्वतंत्रता देना, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता तो देनी चाहिए, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ पूछा है हमसे। बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता तो दे देना है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता नहीं देना है कि वो शिक्षक की ना माने। शिक्षक उसको सही बताना चाह रहा है लेकिन वो फिर भी गलत राह पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है, ये यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को यहाँ पर महत्व देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। बाल अधिकार, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या फिर व्यक्तिगत अंतर। तो कौन सा आधार है जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक आधार है। देखिए, जब भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है तो सभी बच्चों में जो है एक जैसे नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो इन्होंने क्या कहा है, सभी बच्चे संदर्भों में समान होते हैं। तो बच्चे संदर्भों में तो समान होते ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है सभी संदर्भों में समान नहीं होते हैं, ठीक है। बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये भी नहीं होगा। बाल अधिकार भी नहीं, व्यक्तिगत अंतर है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक होगा, आधार माना गया है जो वह व्यक्तिगत अंतर, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज जो माना गया है, उसमें जो है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है उसको जो है सबसे प्रमुख कारक माना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। एक शिक्षार्थी केंद्रित मतलब कि एक जो है बच्चों की शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा है, उसमें अध्यापिका क्या करेगी, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों को लेकर मुकाबला करना, नहीं कंपैरिजन है, तुलना नहीं करना। मेरे ख्याल से इस शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वापस आ गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है फोर्थ होगा, क्योंकि मुकाबला या कंपैरिजन तो नहीं करना है, इस पहले भी आ गया क्वेश्चन। और वे अपने विद्यार्थी जिस प्रकार की अपेक्षा करती हैं उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चे को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, तो ये भी गलत हो जाएगा।
मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग भी नहीं करना है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चों को जो है अपनी शिक्षार्थी जो है अपने श्रम के अधिगम के लिए पहल प्रोत्साहित कर दें, ऐसा जो है एक अध्यापिका को करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय और विशेष होता है, इसलिए वह उन्हें अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है। वह अपनाता है बाल केंद्रित शिक्षा, विधि केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या विद्यालय केंद्रित शिक्षा। जब बच्चा एक अद्वितीय है, विशेष होता है, तो कौन सी शिक्षा को सम्मिलित करना है? देखिए, जब भी ऐसी शिक्षा को सम्मिलित करने की बात आती है तो दो शिक्षा होती है, एक तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक है, एक तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है और दूसरी होती है बाल केंद्रित शिक्षा। जब ये दोनों ही शिक्षा होती है तो जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा है इसमें तो एक तरीके का शिक्षक ज़्यादा एक्टिव रहता है, बच्चा जो होता है वो पैसिव होता है, बच्चा सिर्फ सुनता रहता है। टीचर सबसे ज़्यादा बोलता है, टीचर ही बोलता है, जो कुछ भी करता है टीचर ही जो है, चाहे तो खोजबीन करे तो वो भी टीचर ही करे, टीचर ही बोलेगा, सारे मतलब कुल मिला करके सारे काम टीचर करेगा, टीचर एक्टिव रहेगा। लेकिन इसमें बच्चा जो है पैसिव रहता है। वहीं जब हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें जो होता है वो टीचर जो होता है वो कम एक्टिव होता है, टीचर वो पैसिव होता है, लेकिन इसमें जो है वो बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो है पहली शिक्षा जो है, जो शिक्षा अच्छी होगी जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, तो यहाँ पे जो बाल केंद्रित शिक्षा जो है सबसे प्रमुख मानी गई है। तो किस विधि किस विकास को विकास की क्रिया में किसको सक्रिय रूप से सम्मिलित करेगा? बाल केंद्रित शिक्षा को। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चा फेल हो गया तो उसका तात्पर्य क्या है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया, बिल्कुल गलत। देखते हैं, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चे की प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। तो देखिए, बात करते हैं, जब बच्चा फेल हो जाता है तो जब बच्चा फेल होगा तो अगर हम देखें तो एक तरीके से छोटा बच्चा है, तो पहले तो हम क्या कह देते हैं अपने, अगर हम एक तरीके से देखें तो बच्चे ने सही तरीके से उत्तर याद नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। क्या करना है, आपने मान लीजिए कि आप टीचर बने हो, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप जॉब करोगे तो उसके बाद आप टीचर बनोगे, लेकिन आप बच्चे को गलत नहीं ठहराना, चाहे कुछ भी हो जाए। जब बच्चा फेल हो गया है, आपको आपने देखा होगा अब जो है क्लास 8 तक अभी तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इससे बच्चों के माइंड पर जो है नेगेटिव असर पड़ता है। और पहले तो जो है परसेंटेज निकाले जाते थे, लेकिन अब इनको ग्रेड दिए जाते हैं ताकि सभी बच्चे ए ग्रेड वाले, बी ग्रेड वाले, सी ग्रेड वाले एक जैसे हो, उनमें भेदभाव नहीं हो, कम नंबर ज़्यादा नंबर की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आप टीचर बन गए, आपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे फेल हुए, तो फेल होने का मतलब है कि बच्चे ने गलती नहीं की कुछ भी, जो कुछ गलती की है वो एक तरीके से स्कूल की गलती है। स्कूल की गलती मतलब कि पूरी व्यवस्था ही फेल हुई है, ना तो टीचर पढ़ाने वाले सही है, ना टीचर ज्ञान देने वाले सही है, ना स्कूल सही है, और उसके बाद में भी ऊपर तक की जितनी भी व्यवस्था है, चाहे वो कलेक्टर तक की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्था फेल हुई है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, ना तो बच्चा ट्यूशन लेगा, ना ही बच्चे को ये ठहराया जा सकता कि बच्चा पढ़ने के योग्य नहीं है, ना ही बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद किया, ऐसा भी नहीं ठहराया जा सकता। तो इसका आंसर होगा बच्चे की व्यवस्था ही फेल हुई है। जो व्यवस्था है पढ़ाने की, वो पूरी व्यवस्था फेल हुई है, क्योंकि वो बच्चे की तरह सब जो है बच्चे के लिए जो भविष्य के लिए वो सफल नहीं हो पाई है, वो पूरी व्यवस्था फेल हुई है, इसलिए उस व्यवस्था में ही कमी है, उसको ही सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि बच्चे को कहीं भी गलत नहीं ठहराना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना है तो कौन सी विशेषता को सबसे महत्वपूर्ण मानना है? पढ़ाने की उत्सुकता को शिक्षक में, किसमें? एक प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक है, उसको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों में ज्ञान की दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। तो देखिए, जहाँ भी मानक शब्द आ जाए उस ऑप्शन को काट देना है। जब हमसे पूछे पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव पूछे तब तो मानक वाले ऑप्शन को देखते ही उसमें टिक लगा दो, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान की दक्षता, जब
तो शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान की दक्षता तो सभी टीचर्स को होती है, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे पूछा है प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में भी दक्षता होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाने की भी उत्सुकता होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए, धैर्य, एक विश्वास चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम इस तरीके से पढ़ाएंगे। शिक्षण विधियों का ज्ञान, पढ़ाने की उत्सुकता बाद में होगी, लेकिन उससे पहले जो हमें ये पता होना चाहिए कि धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर। धैर्य जब तक नहीं होगा, एक विश्वास नहीं होगा कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वो विश्वास ही हमारे अंदर नहीं है। और धैर्य और दृढ़ता का मतलब है कि हमें नियम बनाना है कि बच्चों को प्रतिदिन ये क्लास लगनी है। जब तक हम धैर्य, दृढ़ता और नियम नहीं बनाएंगे, तब तक हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है धैर्य और दृढ़ता बच्चे जो है शिक्षक के अंदर होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब कि एक तरीके से रचनात्मकता का प्रयोग को पोषण कौन करता है शिक्षार्थियों में। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभा का पोषण एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। देखिए, जब भी प्राइवेट ट्यूशन की या फिर कोई कोचिंग की बात आए तो वहाँ ही उस ऑप्शन को देखते ही काट देना है, वो ऑप्शन उस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होगा। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्य पर बल देना मतलब कि बच्चा छोटा है और हम उससे कह ही जा रहे हैं, वो 2-1 साल का है और स्कूल जाने वाला भी नहीं हुआ, और उससे पहले ही हम उससे कह रहे हैं कि चल पढ़ाई कर, पढ़ाई करते रहे, ये लक्ष्य है तो वो बने। मान लीजिए किसी को फुटबॉलर बनना है, फुटबॉलर बन, तो अभी से खेल, फुटबॉल खेल, फुटबॉल खेल, फुटबॉल खेल, तो ऐसा करने से बल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण मतलब कि अच्छी शिक्षा देनी है बच्चों को, गलत शिक्षा तो देनी नहीं, लेकिन बच्चों को अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार दोनों के बीच का अंतर तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बचता है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर सही है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्गत प्रतिभा का पोषण करना मतलब कि तुम में एक इतनी क्रिएटिविटी है, तुम में इतना आत्मविश्वास है, तुम में इतनी शक्ति है कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। मैं जैसे कहूँ कि आप सीटेट पास करते हो आराम से, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप सीटेट क्या, आप तो सारी नौकरियाँ पार कर लोगे, आप टीचर बन जाओ, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ो आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके अंदर प्रतिभा का पोषण कर रहा हूँ। जैसे सीटेट आप पास कर सकते हो, आप अच्छी मेहनत करोगे, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। अब मान लीजिए आप जो है छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के हैं या फिर जो है उच्च प्राथमिक स्तर के हैं, उनको आप पढ़ा रहे हैं, तो आप कौन सी विधि का आप जो है सबसे पहले चयन करेंगे कि जिससे कि बच्चों को जो है सरल तरीके से जो उनको समझा जाए। जैसे कि आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, खेल विधि का प्रयोग करेंगे, या फिर जो है अन्वेषण विधि का प्रयोग करेंगे। तो वो पूछ रहा है किस विधि का आप पढ़ाने के लिए चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। देखिए, अगर हम सीधी बात करें, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल गलत नहीं है। पहली दूसरी के मान लीजिए बच्चे हैं और उनको आपने कह दिया कि ये पढ़ के आओ, बेचारे भी बुक किताब पढ़ना सीखे नहीं और वो आपको प्रश्न याद कर ले आएंगे और आप पूछेंगे, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। पहला तो स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, तो बच्चा पैसिव है, मतलब कि बच्चे को निष्क्रिय कर दिया आपने और खुद एक्टिव हो, तो ये भी गलत है। बच्चे को एक्टिव करना है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। गतिविधि में आपको बच्चों को शामिल करना है। आपने कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप उसमें जैसे खेल खेल में बच्चे को सिखा रहे हो, चाहे आप बच्चों को बोर्ड पर सिखा रहे हो कि 2+2 कैसा होता है, 4 होते हैं, तो हमने बच्चों को साथ कहा कि बेटा यहाँ पे आओ, एक बच्चे को लिया हमने और ऐसे एक डंडी 2 डंडी, ये 2 हो गए। अब हमने एक डंडी और 2 डंडी खींची, तो अब गिनो बेटा कितने हुए, तो 1 2 3 4, तो बच्चे ने कहा कि सर जी 4 हो गए। तो यहाँ पे जो क्या है, बच्चे को खेल खेल में सिखाया हमने, तो बच्चों को गतिविधि में शामिल करना है, ठीक है। स्वयं गतिविधि करने के लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए दे देंगे, बच्चे ने सीखा ही नहीं अभी कुछ भी, तो वो कैसे गतिविधि करेगा, वो तो गलत गतिविधि करेगा।
लेकिन बच्चा जो तोड़फोड़ करेगा वो भी एक अधिगम का हिस्सा है, लेकिन बच्चे को इसका फल नहीं देनी पड़ेगी, बच्चों को सहारा देना पड़ेगा। तो श्रम गति मतलब कि आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करो, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकल अभिभावक वाली बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना है। एकल अभिभावक मतलब कि बच्चे का एकल अभिभावक है, मतलब कि या तो उसकी माँ है या पिता है, तो उनको क्या करना चाहिए, उन बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, एक प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। देखिए जब भी बात आ रही है तो बच्चे को गृह कार्य भी नहीं देना है, ये भी गलत है। बच्चे को जो कुछ हो उसकी गतिविधि उसको शामिल करके सिखाओ, ठीक है। बच्चे को भिन्न व्यवहार भिन्न प्रकार से व्यवहार भी नहीं कराना बच्चे को। ये थोड़ी कि मान लीजिए किसी को अलग तरीके से व्यवहार करने को दे दिया, किसी को अलग, ऐसा व्यवहार नहीं करना। मतलब कि उसका एकल अभिभावक है तो उसके साथ ये नहीं कि उसके साथ में गलत व्यवहार करे, ऐसा भी नहीं करना है। सबके साथ एक समान व्यवहार करना, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात, इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं करना, हमें बच्चों की हर एक बात का ध्यान रखना है और उसी के अनुसार जो है अलग अलग बच्चों के साथ में व्यवहार करना है। तो तथ्य को अनदेखा नहीं करना है, उसके साथ में थोड़ा अलग से व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं ना कि जो बच्चा कमज़ोर ज़्यादा होता है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा हिंट देने की ज़रूरत होती है, और जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है उसको कम हिंट की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा व्यवहार सबके साथ में अलग अलग होता है, ठीक है। स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब कि उसके लिए शांत वातावरण होना चाहिए, उसको सांत्वना देना चाहिए कि बेटा कुछ नहीं है, आप आराम से जो अपनी मेहनत कर सकते हो, हम आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, तो इस तरीके से खोज अन्वेषण करो, इस तरीके से ये गतिविधि करो। तो बच्चे को तो शिक्षक को ये एक वातावरण प्रदान उपलब्ध कराना चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। मतलब कि आप शिक्षण से अधिगम पर, मतलब कि एक तरीके से टीचर से आप लर्निंग करने लग जाओ, आप टीचर हो लेकिन आप लर्निंग करने लग जाओ, तो क्या होगा, ये परिवर्तन होगा, वो क्या होगा उसको बताना है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति मानकर, सीखने को प्रोत्साहित कर, अग्र शिक्षण की तकनीक मानकर। तो देखिए जब भी मान लीजिए आप टीचर हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, अचानक से कुछ सीखने लग गए, जैसे कि आप अभी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए अभी टीचर बन गए, तो आप क्या है उसके बाद में आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो नहीं है कि आपने सारा ज्ञान इकट्ठे करके रख लिया, कुछ तो आपको भी सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को नहीं पढ़ा सकते इतना। आप सोच रहे हो कि मेरा ज्ञान पास बहुत ज्ञान है, ऐसा नहीं है, हमें भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मैं टीचर होते हुए भी अगर मैं कुछ सीखने के लिए अधिगम पर बल दूं, तो ऐसा जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, क्योंकि मुझे क्या है सीखने में प्रोत्साहन है, मुझे सीखना अच्छा लगता है। तो परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर नहीं, मेरा कौन सा परीक्षा परिणाम आने वाला, तो ये भी गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर बिल्कुल गलत, सीखने को प्रोत्साहित करके, क्योंकि मुझे सीखने की एक जिज्ञासा है और उसी जिज्ञासा की वजह से मैं नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देंगे तो उसको सीखने को प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है, उसमें बच्चे क्या सीखेंगे सामान्यतः, व्यक्तिक और समूह दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से सीखेंगे, व्यक्तिक रूप से या फिर समूह से। जब भी हम बात करेंगे तो देखिए बच्चे जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी सीखता है, समूह में भी सीखता है और शिक्षक से भी सीखता है। और इन तीनों की ऑप्शन की बात जो है यहाँ पे पहले ऑप्शन में कही गई है, व्यक्तिक और समूह रूपों में। तो व्यक्तिक का मतलब शिक्षक से भी सीखेगा बच्चा, जब एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लास है
और जो बच्चे हैं वो अपने पीयर से, अपने सहपाठी जो हैं उनसे भी सीखते हैं, एक दूसरे से समूह में, ग्रुप में भी सीखते हैं। तो व्यक्तिक और समूह दोनों रूपों में सीखेंगे तभी जाके वो एक अच्छा जो है इफेक्टिव लर्निंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो व्यक्तिक और समूह दोनों रूप, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। देखिए, जब भी चाइल्ड सेंटर्ड की बात आ रही है तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। यही क्वेश्चन पहले भी आया है और यही क्वेश्चन बाद में आया है, लेकिन दोनों में अब की बार ऑप्शन जो है अलग अलग है। वहाँ पे ऑप्शन अलग थे, यहाँ पे ऑप्शन अलग है। शिक्षक द्वारा बच्चे को आदेश दिया जाना कि क्या किया जाना चाहिए। देखिए, बच्चे को बिल्कुल भी आदेश नहीं देना है, हम उसको एक स्कैफोल्डिंग देंगे, बल्कि बच्चा जो है शिक्षक को आदेश दे सकता है, शिक्षक बच्चे को आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि शिक्षक को बच्चे के साथ में एक अच्छा व्यवहार करना है, उससे एक जो है एक तरीके से शिक्षक बनने के बजाय उसका दोस्त बन के उसे पढ़ाना है। ठीक है, लर्निंग करानी है। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के जो अनुभव है, मान लीजिए वो जब पहले पहले कक्षा 1 में आता है तो वो खाली स्लेट नहीं होता, कोरा कागज़ नहीं होता, क्योंकि उसने, कहते हैं ना कि सबसे पहली विद्यालय कौन है, उसका परिवार है। तो वहाँ उसने परिवार से जो जो भी सीखे वो अपने अनुभव कहाँ पर लेके जाएगा, वो विद्यालय लेके जाएगा, जो पहली बार विद्यालय जाएगा, स्कूल जाएगा। तो बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को, क्योंकि पहली बार गया, नए नए अजनबी लोग मिलते हैं, नई जगह नए लोग मिलेंगे, तो उनकी आवाज़ को भी प्रमुखता देना। बेटा बोलो, वाह बेटा क्या आपकी अच्छी आवाज़, कितनी अच्छी आवाज़ है बेटा आपकी। तो इस तरीके से उनके साथ में व्यवहार करना है। ठीक है, तो उनके अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देनी है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना बिल्कुल नहीं है। सो ये नहीं निर्धारित सूचना, मैंने कहा कि जाओ आज आप एक क्वेश्चन याद करके लेके आओ, या फिर कै कबूतर से लेके पूरे कै कबूतर याद करके लेके आओ, तो ये एक निर्धारित सूचना है, उसको अनुसरण करो बस, जैसे मैंने बोला वैसे ही तुम अनुसरण करो, तो ये भी गलत है। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना नहीं, शिक्षक का आगे आगे होना जरूरी नहीं है। इससे क्या होगा कि बच्चा खुद एक्टिव नहीं कर पाएगा, खुद एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अन्वेषण खोज करने का जो है वो मौका नहीं मिलेगा। तो क्या करना है कि बच्चों को जो है एक गतिविधियों में शामिल करके, उन्हें खोज करके अन्वेषण तरीके से जो है बच्चों को सिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अपर्याप्त है कि कक्षा, अपर्याप्त क्या है देखते हैं कि शिक्षक की पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया होता है, सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। जब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव क्लास की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो सबके लिए मुक्त होता है, शिक्षक अनुपस्थित होगा, तो वहाँ पर विद्यालय कैसा, प्रोग्रेसिव क्लास कैसी, उसके लिए बच्चों के लिए जो है एक स्कैफोल्डिंग देने वाला नहीं है। वहाँ पे जब शिक्षक ही अनुपस्थित होगा, स्कैफोल्डिंग नहीं दे पाएगा कोई, तो बच्चा कुछ नहीं खोज भी नहीं सीखेगा, लेकिन उसे स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी बच्चे को। ठीक है, सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है, तो जहाँ भी आदेश देने की बात आए वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आदेश नहीं देना है बच्चों को। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, बिल्कुल सही बात है। एक मतलब लोकतांत्रिक के मतलब कि स्वतंत्र होता है, बच्चे पर नियंत्रण इतना अधिक नहीं कि पूर्ण नियंत्रण हो, लेकिन आधा नियंत्रण होता है। बच्चे को हम स्कैफोल्डिंग देते हैं तो उसमें हमारा भी हिंट होता है, बच्चा खुद भी गतिविधि करता है। ये नहीं कि बच्चे को कुछ भी नहीं किए, ऐसे तो बच्चा नहीं सीखेगा। लेकिन जो है उस पर पूर्ण नियंत्रण भी नहीं होता, जैसे ऑप्शन 1 में कहा है शिक्षक की पूर्ण नियंत्रण में होता है, और वह अधिनायकतावादी होता है, मतलब कि वो एक नाटक की तरह भाग होता है कि ये ऐसे है जैसे कठपुतली की तरह होता है, फिर जैसे हमने कठपुतली को नचाया वैसे ही वो बच्चा नाच रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक और समझने होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे 28, क्वेश्चन नंबर 28 का सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, मतलब कि विशेष आवश्यकता क्या है, जैसे कि कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए क्या करना है, कोई बच्चा पैर से विकलांग है, कोई मुंह से बोल नहीं सकता, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई लंगड़ा है, तो उसके लिए बच्चों को विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में अन्य बच्चों से पृथक किया जाता है तथा केवल भोजन के समय मिलने दिया जाता है। बिल्कुल गलत बात, अन्य बच्चों से पृथक नहीं करना है, समावेशी शिक्षा देनी है, उल्टा उसको बच्चे को जो है अन्य बच्चों के साथ रखना है केवल भोजन से देने के समय। तो यहाँ पे जब भी केवल शब्द आए वो नेगेटिव होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब कि वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उसको केवल व्यावसायिक दो, जैसे कि मान लीजिए उसको कोई व्यवसाय सिखा दिया, जैसे कोई लंगड़ा है चल फिर नहीं सकता तो उसको कह दिया कि बैठे बैठे तू एक जगह पे, जैसे कि उसको व्यवसाय सिखा दिया कोई कि तू कोई कंप्यूटर को चलाना सिखा दिया उसको धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं करना, उसको व्यवसाय का प्रशिक्षण नहीं देना, उसको भी तो शिक्षा देनी है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चों में घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वे सभ्य व्यवहार संतुलित रखें, मतलब कि तुम्हें ये नहीं दिखाने कि तुम दिव्यांग हो, तुम में विशेष आवश्यकता है, जैसे लंगड़ा व्यक्ति है तो तुम्हें अन्य बच्चों के साथ में शर्त पर मिलने दे देंगे, उनके साथ घुलने मिलने की आज्ञा मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें ये उनके सामने नहीं दिखाना है कि तू लंगड़ा है। अब पैर से विकलांग है तो उसे विकलांग नहीं दिखाना है तुझे पैर से, ऐसा उनके साथ में व्यवहार नहीं करना है कि तुझे विकलांग फील हो, कि उनको लगे कि यार ये तो विकलांग है हमारे बराबर का नहीं है, तो ऐसी भी शर्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकता हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है, यही यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक तो समावेशी शिक्षा दी जाएगी, मतलब कि अन्य बच्चों के साथ में पढ़ाया जाएगा। दूसरा, उसे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो सबसे ज़्यादा जो है विशेष फोकस दिया जाएगा उस बच्चों पर जो विकलांग है, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, चाहे उसको किसी भी तरीके से उसको ज़रूरत हो, चाहे उसे उसको अलग से शिक्षा देने की ज़रूरत हो, तो कैसे भी हो उसके लिए जो है विशेष व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए कौन सा निहितार्थ है जो संज्ञानात्मक विकास है उसके पियाजे ने दिया था तो उससे प्राप्त नहीं करेंगे। देखिए, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, बच्चे को सीखने की तत्परता की संवेदनशीलता, खोज सीखना और मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। जब भी हम पियाजे के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हो उनको तो प्राप्त करना है। यहाँ पे क्या पूछा है, प्राप्त नहीं किया जा सकता, नेगेटिव पूछा है हमसे, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव होना चाहिए, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज तो होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को तो पियाजे ने भी मान्यता दी है, क्योंकि जब तक इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होगा, व्यक्तिगत मतभेद ही नहीं होंगे, तो बच्चे एक दूसरे के कल्चर को नहीं सीख पाएगा। तो ये यहाँ पर सही है। बच्चे की सीखने की तत्परता की संवेदनशीलता, जब तक बच्चे सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे, कहते हैं ना कि जब तक तत्पर नहीं होगा किसी काम को करने के लिए तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा, बच्चे नहीं सीखेंगे। जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीटेट की तैयारी के लिए तत्पर ही नहीं है तो क्या कौन है आपसे जो भला सीटेट पास करा दे, कोई नहीं करा सकता, तो तत्पर होना भी जरूरी है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। खोज सीखना, मतलब कि बच्चे को ये सिखाना कि किस तरीके से हम कोई नया कार्य करेंगे तो उसके लिए अन्वेषण कैसे करेंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। फोर्थ है यहाँ पे मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चे को मौखिक शिक्षण ही करा रहे हो आप, और कोई नहीं सिखा रहे, बस उसको बच्चे को बोलना सिखा रहे हो कि किस तरीके से बड़ों से व्यवहार करना है, छोटों से व्यवहार करना है, किस तरीके किसी को सम्मान देना है, बाकी और चीज़ नहीं सिखा रहे हैं आप। तो ये संज्ञानात्मक विकास में पियाजे साहब ने नहीं की है, तो ये फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। और नेगेटिव का भाई नेगेटिव यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं फ्रेंड्स, तो 30 क्वेश्चन में से जो है फ्रेंड्स आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आगे जो है सीरीज जो है वो इजी टू हार्ड करने वाला हूँ, मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट टू हाई करूँगा, मॉडरेट से हाई करने वाला हूँ फिर सीरीज को, ताकि आपको जो है सीटेट में कितना भी हाई क्वेश्चन आ जाए, कितना भी जो कठिन क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। फ्रेंड्स, धन्यवाद।